नेपाल में जो हुआ, जो आग की तस्वीरें हमने देखीं, क्या वही पूरी कहानी थी या कहानी कुछ और है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल यहीं उठता है, एक बहुत बड़ा सवाल। नेपाल को जलाया किसने? जब दुनिया ने काठमांडू की सड़कों को जलते देखा तो पहली नजर में लगा कि जवाब साफ है, लेकिन क्या सच में जवाब इतना सीधा है? या फिर ये सोचना ज्यादा सही होगा कि ये आग तो बस एक धमाका थी। असली आग तो न जाने कब से धीरे धीरे अंदर ही अंदर सुलग रही थी। तो हुआ ये कि ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ एक छोटी सी चिंगारी से। एक ऐसा कानून जो शायद पुरानी पीढ़ी को उतना बड़ा नहीं लगा होगा, लेकिन नई पीढ़ी के लिए ये सीधे सीधे उनकी आवाज पर, उनकी दुनिया पर हमला था। और फिर देखिए चीजें कितनी तेजी से बदलीं। सितंबर 2025 की शुरुआत में सरकार सोशल मीडिया बैन का ऐलान करती है। और जेनजी के लिए ना ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये उनकी आज़ादी पर ताला लगाने जैसा था। तो बस कुछ ही दिनों में वो सड़कों पर थे, नारों के साथ, पोस्टर्स के साथ। लेकिन ये गुस्सा ज्यादा दिन शांत नहीं रहा। सितंबर के आखिर तक आते आते ये गुस्सा आग बन चुका था और वो इमारतें जो सत्ता से जुड़ी थीं वो धू धू कर जलने लगी। लेकिन असल कहानी इन लपटों के पीछे है। जो आग हमें टीवी पर, सोशल मीडिया पर दिख रही थी, वो तो बस एक लक्षण था। असली बीमारी, असली आग तो कहीं और ही लगी हुई थी, सालों से। इस पूरी कहानी को ना दो हिस्सों में देखना होगा। एक तरफ है वो आग जो सबको दिखी, सड़कों पे प्रदर्शन, जलती हुई इमारतें, सरकारी दफ्तरों पर हमले। और दूसरी तरफ है वो आग जो दिखती नहीं थी लेकिन सबको महसूस हो रही थी। वो आग थी करप्शन की, भाई भतीजावाद की और उस जबरदस्त असमानता की जो रोज लोगों को चुभ रही थी। और ये जो न दिखने वाली आग थी ना, यही देश को अंदर से खा रही थी। सोचिए, करप्शन जो युवाओं के मौके खा रहा था, भाई भतीजावाद जहाँ काबिलियत नहीं पहचान चलती थी। एक तरफ नेपो किड्स अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे थे और दूसरी तरफ पढ़े लिखे नौजवान एक नौकरी के लिए भटक रहे थे। बस इसी आग को, इसी घुटन को एक चिंगारी का इंतजार था। लेकिन कहते हैं ना, हर आग सिर्फ जलाती नहीं है, रोशनी भी देती है। इस तबाही से, इस गुस्से से भी कुछ अच्छा निकलना था। ये सिर्फ विनाश नहीं था, ये एक नए जन्म की मांग थी। और इस युवा आंदोलन का असर देखिए, क्या जबरदस्त था। एक पीढ़ी ने जब चुप रहने से इनकार कर दिया तो पूरा सिस्टम हिल गया। पहले प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा, फिर पुरानी संसद भंग हो गई। मतलब पुराने राजनीतिक ढांचा ही टूट गया। और इसी उथल पुथल के बीच से एक ऐतिहासिक पल भी निकला। नेपाल को मिली अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ तोड़फोड़ या गुस्सा नहीं था, ये एक सड़े हुए सिस्टम को बदलने की, एक नया भविष्य बनाने की जबरदस्त आवाज थी। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। लेकिन अब देखने का नजरिया बदल चुका है। आग किसने लगाई शायद ये अब उतना बड़ा सवाल नहीं रहा। असली सवाल तो ये है कि अब आगे क्या होगा। तो आखिरकार नेपाल को जलाया किसने? जवाब है, सड़क पर उतरे उन युवाओं ने नहीं। असली आग लगाने वाला तो वो सिस्टम था, वो सालों का भ्रष्टाचार था, जो एक पूरी पीढ़ी के सपनों को, उनके भविष्य को जलाकर राख कर रहा था। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, इस राख के ढेर पर एक नया नेपाल कौन बनाएगा? कौन करेगा इसका पुनर्निर्माण? और इसका जवाब शायद वहीं छुपा है जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि जिस पीढ़ी के गुस्से ने आग लगाई, वही पीढ़ी अपने जुनून से, अपनी एनर्जी से आगे का रास्ता भी रोशन कर सकती है। आग और रोशनी दोनों की बागडोर अब उसी पीढ़ी के हाथ में है।